हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल एडू हब। सो कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ क्लास 9th। कल हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओनली रदरफोर्ड मॉडल। आज मैं बोहर मॉडल नहीं करवाने जा रही हूँ। आपको बताया था कि एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। एटम किससे बना होता है? एटम इज अ टाइनी पार्टिकल। एटम किससे बना होता है? न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से। एंड एटम के आसपास कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कुछ किस मॉडल में हमने पढ़ा? थॉमसन। बट क्या हुआ था, जो थॉमसन थे, जो हमारे साइंटिस्ट थॉमसन थे, वो क्या इन्फॉर्म करना भूल गए थे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अरेंज्ड होते हैं। सो थॉमसन फेल हो गए तो आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट बनाया to show that how electrons are arranged, how protons are arranged. So let's start with our session. Number 1, what was Thomson model? Thomson ने क्या रिवील किया कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो स्फिरिकल है, मीन सर्कल की शेप में है, with a positive charge spread all over the sphere and the electrons are embedded in it. Embedded means अंदर होते हैं। लाइक मैंने बताया था वाटरमेलन का एग्जाम्पल। वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, और जितनी भी हमें सीड्स दिख रही हैं वो क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने पॉजिटिव को नाम दिए प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव को नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जितने ही प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स देयर इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो ये फेल हो गए थे बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं, प्रोटॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था? स्कैटरिंग मॉडल, या आपको नेम आ जाता है अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के नेम से। रदरफोर्ड ने क्या बताया हमें कि दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। इस एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे अरेंज हो रखे हैं, ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने एक डिज़ाइन किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। इस अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने थ्रो करवाया किस पे? गोल्ड की फॉयल पे। गोल्ड की फॉयल पे जो बिल्कुल थिन बीटेड थी। He selected a gold foil. ये MCQ आता है। Why Rutherford? Why Ernst Rutherford selected a gold foil? Because he wanted as thin layer as possible. और गोल्ड को हम थिन लेयर में बीट आउट कर सकते हैं। This gold foil was about 1000 atoms thick. अब कई बच्चे सोचते हैं कि थिन लेयर थी तो ये थिक नहीं होगी। नो, थिक भी थी। कितने एटम्स? 1000 एटम्स थिक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स रदरफोर्ड जी ने लिए, ये अल्फा पार्टिकल्स किस चीज़ के बने हुए थे? ये अल्फा पार्टिकल किसके लिए इन्होंने? हीलियम। आप एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा, फर्स्ट क्या होता है? हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्या होता है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, लेकिन हीलियम का मास नंबर क्या होता है? 4। तो इन्होंने कौन से अल्फा पार्टिकल लिए? डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। डबली चार्ज्ड हीलियम आयन लिए एंड हीलियम का मास कितने यूनिट्स होता है? 4 यूनिट। क्यों लिया हीलियम को? बिकॉज हीलियम एक ऐसा एलिमेंट था जो बहुत तेजी से मूव कर रहा था। नाउ ये आपको डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। देखिए इन्होंने क्या लिया? इन्होंने गोल्ड की फॉयल ली, बीच में क्या लिया? गोल्ड की फॉयल, और यहाँ से इन्होंने क्या लगाया? अल्फा रेज एमिटर। यहाँ से हीलियम के आयंस गए, किसके ऊपर गए? गोल्ड की फॉयल पे। और साइड में इन्होंने कौन सी स्क्रीन ली? फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली। अब क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गए, कुछ तो सीधा चले गए और वापस इसी वे में आ गए, कुछ इस एंगल को चले गए, कुछ इस एंगल को, और कुछ बैक भी मार गए, राइट। देखिए दिस इज अल्फा पार्टिकल एमिटर। अल्फा पार्टिकल एमिटर ने कौन सी रेज दी? अल्फा रेज दी। किसके थ्रू दी? इसके थ्रू दी। कहाँ दी? गोल्ड की फॉयल पे गिरवाई। तो क्या देखा? कुछ रेज ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ऐसे, कुछ सीधा,
कुछ इस साइड, मतलब अलग अलग एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ बैक भी मार गई डिफ्लेक्टर पे, राइट। सो क्या ऑब्जर्वेशंस लिखनी है आपने जब भी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आना है? सबसे पहले बनाना है डायग्राम, फिर आपने क्या लिखनी है? ऑब्जर्वेशन। दैट मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, सीधे चले गई थ्रू द गोल्ड फॉयल. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स. देखिए जैसे यहाँ से कुछ स्मॉल एंगल्स, बट कुछ बहुत लार्ज एंगल्स पे गई. लेकिन सरप्राइज क्या था रदरफोर्ड जी के लिए? दैट 1 out of every 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड, जाके इसी एंगल में वापस आ जाती थी. नाउ क्या कंक्लूजन्स निकाले रदरफोर्ड ने? देखिए आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, कि ये एटम था कोई, इसमें से आधे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, ठीक है जी, कुछ ने छोटा एंगल बनाया और कुछ ऐसे वापस आ गए. ओके, नाउ व्हाट वर द कंक्लूजन्स? सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि वापस भी आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ सीधे जा रहे हैं. इससे क्या पता चला कि एटम के अंदर पक्का कोई एम्प्टी स्पेस होती ही होती है, राइट. क्योंकि कुछ पार्टिकल्स कैसे वापस आ गए थे? थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट अब जो जो डिफ्लेक्ट हुए, देखिए यहाँ जो जो डिफ्लेक्ट हुए उसने क्या इंडिकेट किया? दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, तभी वो डिफ्लेक्ट हुए, राइट. अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल. सपोज ये है तो काफ़ी लार्ज एंगल बनाया किसने? अल्फा पार्टिकल ने. तो इसने क्या बताया, क्या इंडिकेट किया? दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में. क्योंकि एटम अपने आप में पहले कौन है? बहुत ही टाइनी पार्टिकल है, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. तो इस डाटा से क्या कैलकुलेट किया गया? दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 raised to power 5 times less than the radius of atom. मीन्स ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, इतना माइन्यूट होता है. तो ये थी कंक्लूजन्स रदरफोर्ड जी की, राइट. अब रदरफोर्ड जी ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल तो बता दिया, उसके बाद उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग से एक कंक्लूजन निकाली, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, राइट. इस एटम में के मॉडल में उन्होंने क्या बताया? दैट ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स. क्या बताया उन्होंने? कि ये जो एटम है इसमें उन्होंने गारंटी दे दी कि इसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज का सेंटर तो है, जिससे क्या हो रहा है? कभी इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, कभी सीधे जा रहे हैं चार्ज, कभी इधर लार्ज एंगल से आ रहे हैं, एंड कभी जहाँ से जा रहे हैं वहीं से वापस आ रहे हैं. इससे श्योरिटी हो गई कि कोई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में है. तो पॉजिटिवली चार्ज को उन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. अब आपको पता है कि उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? कि इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. मैंने बताया ना 10 raised to power 5 जितना स्मॉल होता है क्या? साइज ऑफ न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एटम. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम. तो इसने मेन क्या शो किया? द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम दैट वाज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, तभी उसने डिफ्लेक्शंस दी. इट ऑल्सो गिव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. दैट न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है. न्यूक्लियस इज वेरी डेंस, तभी रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ ना कुछ, एंड वेरी हार्ड. न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल. ये बार बार रिपीट हो रही है. कितना स्मॉल है? 10 raised to power 5. Rutherford model of an atom is also called nuclear model of an atom. न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, राइट. न्यूक्लियस के बारे में और एक्सप्लेनेशन दी. कौन से एक्सपेरिमेंट करके? अल्फा पार्टिकल, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल करके, तभी इनका नाम न्यूक्लियर रखा गया. नाउ अब रदरफोर्ड भी फेल हो गए थे, जैसे कि हमारे थॉमसन जी फेल हो गए, ऐसे रदरफोर्ड भी फेल हो गए. अब कैसे फेल हुए ये देखिए. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. उन्होंने क्या बोला? कि एटम है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस किससे बना हुआ है?
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग दिस शोज इलेक्ट्रॉन्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ चलती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, उसको अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रेडिएट एनर्जी, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एनर्जी भी देनी चाहिए। तो ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। ये हमारा नेक्स्ट मॉडल बताएगा। कौन सा मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। इफ एनर्जी इज कंटिन्यूसली रेडिएटिंग देन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लूजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है, राइट, एंड इवेंचुअली मस्ट फॉल इन द न्यूक्लियस। दिस कुड मेक द एटम हाईली अनस्टेबल, बट इन रियलिटी एटम इज स्टेबल। क्यों एटम स्टेबल हो जाता है, आयंस की वजह से। आयंस मीन्स कैटायंस और एनायंस। मैंने आपको बताया था, सपोज मैं सोडियम का एग्जाम्पल लेती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अगर मैं इसकी बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देती हूँ तो क्या आया मेरे पास, 281। अब ये 1 क्या है, इसको अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट। अब इसकी तो एनर्जी लग जाएगी भाई 7 लेने में। तो ये क्या बोलता है, यार एक दे ही दे, अब तो 7 क्या लेने, एक दे ही दे। तो देने वाले पे जो भी डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव। तो सोडियम पे क्या लगा चार्ज, 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला हमेशा क्या बनता है, कैटायन। तो वो यही बता रहे हैं कि एटम तो फाइनली स्टेबल रहता ही रहता है, लेकिन ये चीज़ रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, राइट। ये जिसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की नहीं कर रहे हम डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये हम कल सीखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। सो दिस वाज योर रदरफोर्ड मॉडल। बहुत डिटेल से एनसीईआरटी में से भी रीड करना एंड इसमें से भी पढ़ना। ओके, थैंक यू क्लास।